नमस्कार। पिछले कुछ दिनों में चर्चा गर्म रही कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। अगर ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से देखें तो हाल के कुछ वर्षों में चुनाव जीतने वाले दलों से प्रशांत किशोर का जुड़ाव रहा है। इसकी वजह से कांग्रेस से उनकी क्या बातचीत हुई होगी, ये राजनीतिक खबरों में रुचि रखने वालों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। चुनाव के विश्लेषण को एक विषय की तरह पढ़ा सीखा भी जाता है, जिसे सैफोलॉजी कहते हैं। ऐसे विश्लेषक जो टीवी चैनलों पर चुनावी दौर में दिखते हैं, उनकी तुलना में भी प्रशांत किशोर की भविष्यवाणियां कहीं सटीक रही हैं। जब इन सब को मिलाकर देखा जाए तो ये जानना रोचक हो सकता है कि आखिर प्रशांत किशोर ने कांग्रेस को क्या सलाह दी होगी। आज के प्रेजेंटेशन में हम ऐसे ही अंदाजे लगाने जा रहे हैं। ये वीडियो लंबा है। चुनाव और राजनीतिक खबरों में रुचि रखने वालों के लिए ये काम का हो सकता है। आंकड़ों और सर्वेक्षणों के बारे में आपको अच्छी तरह पता चल जाएगा। अगर आप सैफोलॉजी यानी चुनावी अनुमान लगाने के विषय में रुचि रखते हो तो आप ये पूरा वीडियो जरूर देखें। भारत की आबादी करीब 143 करोड़ की है, जिसमें से 104 करोड़ लोग ऐसे हैं जो मतदान कर सकते हैं। इसका मतलब होता है कि 32.5 करोड़ परिवार ऐसे हैं और प्रति परिवार 3.2 वोट होते हैं। भारत की कुल 728 जिलों, 7,083 ब्लॉक और 6.6 लाख गांवों में इस गिनती को बांटें तो कई अलग अलग तरीके से इसे देखा जा सकता है। उदाहरण के तौर पर हम ये देख सकते हैं कि कुल 104 करोड़ में से 68 करोड़ स्त्रियां हैं, 50 करोड़ युवा हैं, 48 करोड़ किसान हैं या 5 करोड़ छोटे व्यापारी हैं। या फिर इसी में ये देखा जा सकता है कि 21 करोड़ समुदाय विशेष के हैं, 23 करोड़ अनुसूचित जातियों से और 12 करोड़ अनुसूचित जनजातियों से आते हैं। करीबन 2.5 लाख पंचायतों और 82,251 वार्ड में आप इसे ऐसे भी बांट सकते हैं कि यहाँ 130 करोड़ मोबाइल इस्तेमाल करने वाले हैं, 93 करोड़ इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले और 43 करोड़ ऐसे हैं जो फेसबुक इस्तेमाल करते हैं। भारत में करीब 13 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो पहली बार मतदान कर रहे होंगे। इन आंकड़ों से जब आप अंदाजा लगा चुके हैं कि संभावनाएं कितनी हैं, तो आइए देखें कि कांग्रेस की स्थिति कैसी रही है। फिलहाल भारत में 3 राज्य ऐसे हैं जो सीधे कांग्रेस के शासन में है, 3 में वो सरकार की सहयोगी है, 13 राज्यों में कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल की भूमिका में है और 3 राज्यों में वो विपक्ष का मुख्य घटक है। मतों की गिनती के हिसाब से कांग्रेस को 11.9 करोड़ मत मिले थे, जो आज उसके कुल 90 यानी लोकसभा में 52 और राज्यसभा में 38 सांसद हैं। पिछले 2019 के चुनाव में 209 सीटें ऐसी थी जहां कांग्रेस दूसरे स्थान पर आई थी। राज्य की विधानसभाओं में कांग्रेस के करीब 800 एमएलए हैं और 1072 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिन पर 2016 से 2021 के बीच हुए चुनावों में कांग्रेस दूसरे स्थान पर आई है। इसे जानने के बाद अब लगता है कि कांग्रेस मुक्त भारत के जो दावे किए जाते हैं वो सुनने में भले ही कुछ लोगों को अच्छे लगते हो, सच्चाई से अभी वो कोसों दूर की बात है। पिछले 50 वर्षों में यानी सन 1971 से लेकर अब तक के चुनाव में अगर हम कांग्रेस के मतों का प्रतिशत देखें तो ये स्थिति थोड़ी स्पष्ट होती है। हमें पता चलता है कि शुरुआती स्थिति जितनी भयावह लग रही थी, असल में उतनी भयावह स्थिति है नहीं। कांग्रेस के मतों का प्रतिशत थोड़ा थोड़ा करके नीचे आता रहा है। अगर 2004 और 2009 के चुनावों में थोड़ा सा बढ़ना न देखा जाए तो ये लगातार घटता ही रहा है। जाहिर है कि चुनावों का प्रबंधन करने वाले प्रशांत किशोर जैसे लोग उन्हीं सीटों पर ध्यान देंगे जहां पहले ही कांग्रेस ने पहला या दूसरा स्थान प्राप्त किया था। इनकी गिनती जोड़ी जाए तो कांग्रेस के आगे की राह उतनी कठिन नहीं लगती। ये जरूर कहा जा सकता है कि 1971 से करीब करीब 1991 तक के 20 वर्षों में कांग्रेस जहां 400 से 500 सीटों पर या पहले या दूसरे स्थान पर रही, वहीं ये गिनती 1998 से 2009 के दौर में घटकर 300 से 350 पर थी और 2014 के बाद तो घटकर 250 से 270 के बीच है। ध्यान रहे कि ये गिनती सिर्फ जीती हुई सीटों की नहीं है, ये गिनती उन सभी सीटों की है जिन पर कांग्रेस पहले या फिर दूसरे स्थान पर थी। राज्यों के चुनावों को जोड़कर देखें तो विधानसभा परिणामों में कांग्रेस की हालत काफी बिगड़ी है। पहले और दूसरे स्थान पर जिन विधानसभा सीटों पर कांग्रेस रही, उन सभी को एक साथ जोड़ भी दें तो
1985 के लगभग 3,400 की तुलना में ये लगातार घटते हुए 2021 में 1872 पर पहुंच चुकी है। जहां तक सीधे मुकाबले का प्रश्न है, कांग्रेस बीजेपी की जहां आमने सामने टक्कर थी, उन सीटों पर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की बुरी तरह हार हुई है। जिन 373 सीटों पर कांग्रेस ने भाजपा का सामना किया, 2014 में वो उनमें से केवल 37 सीटों पर जीत पाई। 2019 में हालत थोड़े और बिगड़ गए, 374 सीटों पर आमना सामना हुआ और कांग्रेस सिर्फ 31 पर जीती। कांग्रेस 2014 में सीधे मुकाबले वाले 90% सीटों को हार गई थी। 2019 में वो सीधे मुकाबले वाली 92% सीटें हार गई। अब सवाल उठता है कि कांग्रेस का इतना बुरा प्रदर्शन क्यों है? आखिर क्या वजह रही कि चुनाव में उसे ऐसी करारी हार का सामना करना पड़ रहा है? कांग्रेस के धीरे धीरे घटते हुए आंकड़ों को देखें तो हार के 4 प्रमुख कारण समझ में आते हैं। पहला कारण है पार्टी पर विरासत का बोझ बहुत ज्यादा होना। नेहरू, इंदिरा, राजीव जैसे नामों को पार्टी ने इतना बड़ा बना दिया है कि उनके वजन के नीचे ही ये टूटने लगी। दूसरा कारण है पिछले कुछ दशकों में कम से कम 4 बार पार्टी को अपनी नीतियों, अपने फैसलों की वजह से जनता के बड़े विरोध का सामना करना पड़ा। तीसरा कारण है कि विरासत और सफलताओं को भुनाने में कांग्रेस बुरी तरह नाकाम हुई है। कांग्रेस के लोगों को अपनी विरासत पता ही नहीं है, इसीलिए उन्हें ये तक नहीं पता कि किन बातों का श्रेय लिया जा सकता है और किन पर जनता समर्थन नहीं देगी। चौथा कारण संस्थागत कमजोरियां, जिन्हें आप आपसी द्वेष कह सकते हैं। इसके अलावा आम आदमी से कट जाना भी कांग्रेस की हार की वजह रहा है। सबसे पहले हम चलते हैं विरासत पर। विरासत के साथ दिक्कत ये है कि कुछ अच्छी चीजें विरासत में मिली तो, लेकिन बहुत सी कमियां ऐसी थी जिन्हें सीधे सीधे पिछले 70 वर्ष के कांग्रेसी शासन पर थोपा जा सकता है। उदाहरण के तौर पर भारत में 70 लाख लोग बेघर हैं। कम से कम 9 लाख बच्चे 5 वर्ष की आयु पाने से पहले पहले मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। हर दिन करीब 20 करोड़ लोगों को भूखे सोना पड़ता है। 100 रुपए से कम प्रतिदिन में गुजारा करने वाले 55 करोड़ लोग भारत में हैं। ये भारत की करीब करीब आधी आबादी होगा। भारत में 16 करोड़ लोगों को साफ पीने का पानी मुहैया नहीं। 24 लाख लोग प्रतिवर्ष ऐसी बीमारियों से मरते हैं जिनका इलाज संभव है और 20 करोड़ लोग कुपोषित हैं। अंतरराष्ट्रीय मानक जो जारी होते हैं उन पर भी भारत की स्थिति बुरी रही है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स पर भारत का स्थान 102 था। पॉवर्टी यानी गरीबी के मामले में चीन की तुलना में भारत काफी पीछे है। सबके लिए शिक्षा के जो मानक हैं उन पर भारत पिछड़ा हुआ है। भ्रष्टाचार के मानकों पर भारत सबसे भ्रष्ट देशों की तुलना में आने लायक है और व्यापार शुरू करना भी यहाँ पर काफी मुश्किल काम है। जो 4 प्रमुख जनता के विरोध कांग्रेस ने झेले हैं उनका मोटे तौर पर सबको पता है। पहला 70 के दौर का जेपी आंदोलन था जिसे इंदिरा गांधी ने झेला। उसके कुछ समय बाद राजीव गांधी को बोफोर्स घोटाले के मामले में, फिर मंडल कमीशन का विरोध और राम मंदिर आंदोलन का सामना करना पड़ा। इसके बाद जब मोदी का उदय हो रहा था तभी अन्ना हजारे का आंदोलन, निर्भया कांड जैसे मामलों में कांग्रेस को भारी विरोध झेलना पड़ा था। जो कामयाबियां थी उन्हें भुनाने में भी कांग्रेस नाकाम रही है। इसकी एक वजह यह हो सकती है कि नेहरू को आधुनिक भारत के निर्माता की तरफ पेश किए जाने पर यह भी बताया जा सकता है कि उनके आने से पहले ही काफी कुछ हो चुका था। जिसका श्रेय कांग्रेस नेहरू को देने की कोशिश करती है उसमें से कुछ भी नेहरू का था ही नहीं। ऐसे ही इंदिरा गांधी को बांग्लादेश का श्रेय देने पर होता है। अगर उसका श्रेय सेना के बदले इंदिरा गांधी को दें तो सर्जिकल स्ट्राइक का क्रेडिट मोदी को चला जाता है। गरीबी हटाओ के जो नारे उन्होंने दिए थे वो कितने खोखले थे ये भी पता चलता ही है। राजीव गांधी को टेलीकॉम आईटी सेक्टर का श्रेय देने जाने पर भी मजाक उड़ाया जाता है। पंचायती राज व्यवस्था लागू करने और मतदान की उम्र को कम करने को चुनावी क्रांति बताकर उसका यश लेने में भी कांग्रेसी नाकाम रहे हैं। नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह जैसे जो प्रधानमंत्री नेहरू गांधी परिवार का हिस्सा नहीं थे उनसे कांग्रेसी कन्नी काटते रहे हैं। इसलिए मिड डे मील या फिर मनरेगा जैसी योजनाओं का भी कांग्रेसी लाभ नहीं ले पाए। आंकड़ों के आधार पर देखेंगे तो ये साफ साफ पता चलता है कि पिछले 50 या 70 वर्षों में भारत की कई ऐसी उपलब्धियां रही हैं जिनका श्रेय कांग्रेस ले सकती थी। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार जैसे मामलों में
आम आदमी कटा रहे, उसकी जागरूकता कम हो, ऐसे मुद्दों पर ऐसा प्रयास कांग्रेस ने खुद ही कई वर्षों में किया है। अब चूंकि जागरूकता शिक्षा, स्वास्थ्य, मूलभूत संरचनाओं के बारे में कम थी, तो इन्हें चुनावी मुद्दा बनाना, आम लोगों के बीच इसकी बातचीत करना उतना आसान नहीं रह गया था। इसका सीधे तौर पर नुकसान कांग्रेस को ही हुआ है। जनता से कट जाने की कांग्रेस के पास दूसरी वजह भी रही है। ऐसा एक बड़ा मुद्दा था बूढ़ा हो चला नेतृत्व। पुराने कांग्रेसियों ने युवाओं को कभी जगह ही नहीं दी। इसकी वजह से आज के युवा भारत की तुलना में कांग्रेसी नेतृत्व कम से कम 2 पीढ़ी पुराना है। जिस मतदाता से वो बात करने पहुंचते हैं, उसे कांग्रेसी नेताजी में अपने पिताजी की भी नहीं, अपने दादाजी की पीढ़ी का आदमी दिखता है। उसकी महत्वाकांक्षाएं अलग है, नैतिकता के उसके मापदंड अलग हैं, अपेक्षाओं और सामाजिक व्यवस्था को लेकर बोलने के ढंग में, कपड़े पहनने का ढंग, सब कुछ अलग है। कांग्रेसी नेता आम आदमी जैसा लगता ही नहीं। इसके अलावा राजीव गांधी की 1990 की भारत यात्रा के बाद से कांग्रेसियों ने आम आदमी से जुड़ने के लिए कोई यात्रा अभियान चलाया ही नहीं। रथ यात्रा, राम मंदिर आंदोलन, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन जैसे किसी अभियान के मामले से वो जनता से नहीं जुड़े। 24 घंटे से ऊपर चलने वाले किसी विरोध प्रदर्शन में वो भाजपा के खिलाफ नहीं उतरी। ये तब है जब कम से कम 3 सीए एनआरसी के विरोध वाला, दलितों के आरक्षण वाला आंदोलन, किसान आंदोलन, किसी में भी उसकी भागीदारी हो सकती थी। लोकतांत्रिक ढांचा जिसे आप कहते हैं, वो कांग्रेस से लगभग गायब हो चुका है। 1885 से लेकर 1998 तक देखें तो कांग्रेस के 61 पार्टी प्रेसिडेंट रहे, यानी औसत 2 वर्षों में ही प्रमुख बदलते रहे। लेकिन 1998 से लेकर अब तक के 23 साल देखें तो उसमें केवल 2, उसमें भी सोनिया 21 वर्षों तक पार्टी प्रेसिडेंट रही हैं और राहुल गांधी 2 वर्ष। जिला और ब्लॉक स्तर पर जो पार्टी के नेता हैं, उसमें से 65% ऐसे हैं जो कभी पार्टी के बड़े नेताओं से मिले ही नहीं। ऐसे में जनता की बात पार्टी के आला कमान तक कितनी पहुंचती होगी और आला कमान की बात से जमीनी नेता कितने जुड़े होंगे, इसका अनुमान लगाना मुश्किल नहीं। असम और मणिपुर जैसे राज्यों में कांग्रेस से असंतुष्ट होकर जो निकले, वही अब भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री हैं। कांग्रेस को पिछले कुछ चुनावों में प्रदर्शन करते हुए देखा जाए तो ये प्रदर्शन कुछ खास अच्छा तो नहीं ही दिखता है। ये जरूर है कि अगर शीर्ष नेतृत्व में बदलाव की बात किसी ने सोची भी हो तो उसे पार्टी से बाहर रास्ता दिखा दिया गया। आम जनमानस के मन में कांग्रेस की जैसी छवि फिलहाल है, उसके हिसाब से देखें तो शीर्ष नेतृत्व के न बदलने और कांग्रेस के पतन को देखकर आम आदमी खुश ही होगा। 1998 से लेकर अब तक जो चुनाव हुए हैं, उसमें कांग्रेस लगातार ही पिछड़ती हुई साफ साफ देखी जा सकती है। अब चलते हैं उन बातों पर जिन्हें संभवतः प्रशांत किशोर ने बदलने की सलाह दी होगी। और अब तक अगर आप बने हुए हैं तो हम आपसे निवेदन करेंगे कि वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। असम और मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं, उनका भाजपा में होना ही इस बात को स्पष्ट कर देता है कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व अपने सफल संगठनकर्ताओं से कितना कटा हुआ, कितना अलग थलग है। जो सलाह नहीं मानी जाएगी वो संभवतः प्रशांत किशोर ने ये दी होगी कि अहंकार थोड़ा कम करके पार्टी आला कमान जमीनी कार्यकर्ताओं से थोड़ा जुड़ जाए। एक विकल्प ये भी हो सकता था कि कोई कार्यकारी प्रमुख हो जो नेहरू गांधी परिवार का ना हो और पार्टी की ओर से संगठन का काम करे। कांग्रेस के संसदीय दल का प्रमुख संसद के बाहर भीतर पार्टी की बात को आम आदमी की भाषा में अच्छे तरीके से प्रस्तुत कर पाए, इसकी अनुशंसा भी हुई होगी। ऐसी कोई संभावना नहीं लगती कि इन बातों को माना जाएगा और कोई जनरल सेक्रेटरी वगैरह ऐसे बनेंगे जो समायोजन का काम देखें। प्रशांत किशोर की योजना कांग्रेस संसदीय दल के प्रमुख को भाजपा के मोदी की तुलना में खड़ा करने की थी। भाषण देने और अपनी बात को समझ में आने लायक भाषा में लोगों के सामने रखने का मुद्दा हो, प्रशासन को सफलतापूर्वक एक राज्य के मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के रूप में चलाने के अनुभव की बात हो, जनता के बीच छवि हो, जमीनी काम का अनुभव हो, किसी भी मामले में राहुल गांधी तो प्रधानमंत्री मोदी की तुलना में कहीं नहीं ठहरते। कांग्रेस किसी और विकल्प पर विचार भी करे, ऐसी कोई संभावना नहीं लगती। इसलिए राहुल गांधी ही मुकाबले में होंगे। जाहिर है ये भाजपा को जीतने की खुली छूट देने जैसा ही है। इससे आगे बढ़कर देखें तो संसद में 2015 से एनडीए के मुकाबले में यूपीए यानी कांग्रेस की क्या स्थिति रही है, उसके ग्राफ में भी ये दिख जाएगा। एनडीए और भाजपा जहां लगातार 300 से कुछ कम से लेकर
300 से थोड़ा ऊपर की तरफ बढ़ती हुई दिखती है, वहीं कांग्रेस 150-100 के आसपास सिकुड़ी सिमटी सी नजर आती है। इतने दशकों के शासन में जो सिस्टम में कांग्रेस ने अपनी पैठ बनाई है, उसकी वजह से शोर भले ही कांग्रेस का सुनाई दे, लेकिन कानून बनाने, नीतियों के बदलने के लिए जो गिनती चाहिए वो आराम से भाजपा के पास है, और भाजपा लगातार इस संख्या बल का प्रयोग करती हुई दिखती भी है। चुनावी संभावनाओं की बात करें तो कांग्रेस के पास 3 विकल्प होते हैं। पहला विकल्प तो ये है कि कांग्रेस अकेले ही चुनावी मैदान में उतरे। कुल 52 जिन पर पिछले 2019 के चुनावों में कांग्रेस पहले स्थान पर थी, और 209 सीटें जहां कांग्रेस दूसरे स्थान पर आई थी, वहां संभावनाएं तलाशी जा सकती है। इसमें जीत होने पर भी कांग्रेस जादुई आंकड़ा तो नहीं छूती, लेकिन एक राष्ट्रीय पार्टी की तरह भाजपा का मुकाबला अकेले करने से उसकी छवि को फिर से बल मिलेगा। वो एक राष्ट्रीय पार्टी की तरह जिंदा तो जरूर हो जाएगी। दूसरी संभावना यह है कि सभी दलों को साथ लेकर एक साझा विकल्प बनाना और एक मजबूत विपक्ष की तरह एक साथ मिलकर भाजपा का मुकाबला करना। इसकी कोशिश कई वर्षों से चल रही है, लेकिन इससे यथास्थिति नहीं बदलती। कहा जा सकता है कि इससे कांग्रेस को कोई खास फायदा नहीं होने वाला। तीसरी संभावना जो सबसे फायदेमंद लग रही है वो ये है कि कुछ राज्यों में अकेले अकेले और कहीं कहीं राज्य स्तर पर पार्टियों से गठबंधन करना। फिलहाल यही सबसे लाभदायक विकल्प नजर आता है। अगर इस तीसरे विकल्प को थोड़ा विस्तार देकर देखें तो हमें प्रशांत किशोर कई संभावनाएं दिखा देते हैं। सबसे पहले तो कांग्रेस के इस तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा से टक्कर लेने लायक पार्टी की तरह कांग्रेस नजर आने लगती है। इसके लिए कांग्रेस को करीब 70 से 75% लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ना होगा। विचारधारा के स्तर पर पार्टी को एक ऐसी पार्टी से समझौता नहीं करना पड़ेगा जो उससे अलग दिखती हो, जैसा कि शिवसेना से समझौता करने के मामले में उसकी सेक्युलर छवि बिगड़ती है। किनका साथ चल सकता है ये भी स्पष्ट होगा। उदाहरण के तौर पर कांग्रेस को नीचा दिखाने पर तुली समाजवादी पार्टी से यूपी में समझौता करना कोई समझदारी नहीं लगती। ऐसा ही कम्युनिस्ट जो हमेशा कांग्रेस के नेताओं और गांधी की विचारधारा के खिलाफ रहे हैं, उनसे समझौता करना भी टिकाऊ नहीं होगा। राज्य स्तर पर चुनावी गठबंधनों से इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जहां पिछले 20 वर्षों में कभी न तो कांग्रेस ने सरकार बनाई हो, न ही वो कभी प्रमुख विपक्षी दल की भूमिका में रहे हों, उन राज्यों में विधानसभा चुनावों के लिए गठबंधन किए जा सकते हैं। अगर नक्शे पर देखा जाए तो इस तीसरी योजना में कांग्रेस को कुछ इस तरीके से चुनाव में उतरना होगा। सबसे पहला कि 17 राज्यों की 358 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी। 5 राज्यों में 168 सीटों पर पार्टी अपने किसी राज्य स्तरीय सहयोगी के साथ मिलकर लड़ेगी। महाराष्ट्र में एनसीपी, आंध्र में वाईएसआरसीपी, झारखंड में डीएमके और बंगाल में टीएमसी को साथ लेकर चुनाव लड़ने पर विचार किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख और उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों में जो 17 सीटें हैं, वहां पर समझौते करने पड़ेंगे। इस तरीके से कुल कितनी सीटों पर कांग्रेस अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर मजबूत स्थिति में आ जाएगी, इसका अंदाजा लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है। इस गठबंधन से अभी 128 सीटों पर कांग्रेस और उसके साथ आ जाने वाली पार्टियां जीत की स्थिति में हैं। कुल 249 सीटें ऐसी हैं जिनमें से 209 पे कांग्रेस दूसरे स्थान पर थी और बाकी पर उसके सहयोगी दूसरे नंबर पर रहे। अगर सिर्फ 2019 के चुनावों को आंकड़ों को देख लिया जाए तो कांग्रेस अब उतनी कमजोर नहीं लगती। अब सवाल उठता है कि ऐसे बदलावों के साथ अगर चुनाव जीतना हो तो पार्टी के संगठन में क्या बदलाव करने होंगे। यही सबसे मुश्किल हिस्सा है। कांग्रेस जैसा बड़ा संगठन प्रशांत किशोर की सलाह मानकर इतने बदलाव कर डाले, ये किसी तरह मुमकिन नहीं लगता। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सभी सदस्यों पदों का समय निश्चित हो, वो समय समय पर बदलने चाहिए। आंतरिक रूप से मनोनीत पदों पर बिठाए गए लोगों की गिनती घटाकर संवैधानिक तरीके से चुने गए लोगों को बराबर करना भी मुमकिन नहीं लगता। सत्ता की मलाई खाकर मोटे हो चुके लोग तकनीक सीखेंगे, नए दौर में बदलते संवाद के तरीकों का प्रयोग करने लायक होंगे, ये भी मुश्किल लगता है। इसके अलावा परिवारवाद, वंशवाद का जो आरोप कांग्रेस पर लगता रहा है, उससे निपटने के लिए एक परिवार एक टिकट की नीति को सख्ती से लागू करना होगा। ये भी ऐसी बात है जो कांग्रेस में लागू होगी, ये संभव नहीं लगता। प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर भी प्रशांत किशोर जैसे लोग काफी कुछ बता सकते हैं। गौर कीजिए कि कैसे करीब 20% कांग्रेसी नेता अधेड़ से बुजुर्ग की श्रेणी के हैं। प्रशांत किशोर संभवतः चाहते होंगे कि 35 से 45 आयु वर्ग के नेताओं की गिनती बढ़े। अफसोस कि इस उम्र के ज्यादा लोग शायद कांग्रेस की डूबती नैया में सवार नहीं होना चाहेंगे।
जातीय समीकरणों का भी हाल कुछ खास अच्छा नहीं है। करीब 25% SC/ST की तुलना में OBC वर्ग के 41% नेता हैं। इसे भी बदलने की जरूरत है। यही हाल महिलाओं और पुरुषों के समीकरण का है। केवल 11% महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने से कांग्रेस मर्दवादी भी लगती है। करोड़पतियों की गिनती भी कांग्रेस में काफी ज्यादा है। जाहिर है जमीन से जुड़े आम आदमी के मुद्दे या सड़क पर उतरकर आंदोलन करने वाले लोग कांग्रेस के पास नहीं बचे। इसके बाद प्रश्न उठता है कि क्या अपराध और भ्रष्टाचारों का कुछ होगा? संभवतः प्रशांत किशोर ने इस बात पर भी ध्यान दिलाया होगा कि 2014 के आम चुनावों में सभी पार्टियों के जो उम्मीदवार थे उसमें से करीब 17% पर आपराधिक मामले थे। 8,205 उम्मीदवारों में से 908 यानी 11% ऐसे थे जिन पर गंभीर आपराधिक मुकदमे थे। इसकी तुलना में 28% कांग्रेसी आपराधिक मामलों में मुकदमे झेल रहे थे और 13% कांग्रेसी उम्मीदवारों पर गंभीर मामले थे। अगले 2019 के चुनाव में ये गिनती और बढ़ गई। इस बार 39% पर आपराधिक मामले थे और 26% कांग्रेसी ऐसे थे जिन पर गंभीर आपराधिक मामले हो। अज्ञात स्रोतों से आय वाली लिस्ट को भी देखें तो कम्युनिस्ट पार्टियां जैसे CPI और CPM की करीब 36 से 37% आय अज्ञात स्रोतों से होती है, मगर कांग्रेस की करीब करीब 80% आय का स्रोत अज्ञात है। भ्रष्टाचार के मामले में ऐसे में कांग्रेस पर सवाल उठाना आसान तो हो ही जाता है। पुराने ढांचे को पूरी तरह ध्वस्त करके एक नया आधारभूत ढांचा बनाना काफी समय लेने वाला काम होगा। इसके अलावा पार्टी की राजनीति जिसके जरिए लोगों को ये पद मिले थे उस पर भी ऐसे बदलावों का असर होता। इससे बचने के लिए संभवतः प्रशांत किशोर ने पार्टी के अंदर ही और व्यवस्थाओं को देखने के लिए एक समानांतर प्रबंधन की बात की होगी। लोकसभा और विधानसभा के लिए कुछ कोऑर्डिनेटर हो, बूथ स्तर पर काम करने वालों को पहचान दी जाए, कोई केंद्रीय इकाई जो इनका काम भी देखती हो, तो ऐसी व्यवस्था बनाई जा सकती है। जमीनी स्तर पर काम करने वाले जानते हैं कि भाजपा के पास कार्यकर्ताओं का एक बहुत बड़ा समूह है। इसमें से अधिकांश सोशल मीडिया पर और कई बार प्रत्यक्ष माध्यमों से स्थानीय नेतृत्व से जुड़े भी होते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि सोशल मीडिया सहित जमीनी स्तर और परंपरागत मीडिया में चुनावों के दौर में भाजपा जैसी पार्टी की बात इतनी तेजी से फैलती है जिसका मुकाबला कर पाना कांग्रेस के लिए संभव नहीं हो पाता। इससे निपटने के लिए कांग्रेस को देश भर में करीब 50 लाख कांग्रेस के पद धारक और कम से कम 50 लाख कार्यकर्ता चाहिए। इनका काम क्या होगा, कितने क्षेत्र तक इनकी पहुंच का विस्तार होगा, वो भी तय किया जा सकता है। राज्य स्तर पर फिर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सबसे नीचे बूथ स्तर पर इन सभी जगहों पर कार्यकर्ता तो चाहिए ही। सिर्फ बूथ इंचार्ज की गिनती देखें तो पार्लियामेंट्री कमेटी को 30 लाख बूथ इंचार्ज चाहिए जो कांग्रेस के पास नहीं है। इन्हें हर चुनावों के वक्त चुना मनोनीत किया जाता है। इस वजह से इलाके के हर घर में पहुंचने के लिए संभवतः उनके पास बहुत कम समय होता होगा। इसका नतीजा क्या होगा, ये हमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर ले आता है। प्रशांत किशोर संभवतः साझा प्रयासों की बात कर रहे थे। साथ मिलकर जिले से लेकर दिल्ली तक किए गए विरोध, आंदोलनों इत्यादि के जरिए वो मौजूदा सरकार के खिलाफ असंतोष को हवा देना चाहते होंगे। इसके माध्यम से नए नेताओं को पहचान मिलती है, लोगों से मिलने का, बात करने का मौका मिलता है, उनकी अपेक्षाएं, उनकी नाराजगी समझने का अवसर मिलता है। ये एक अच्छी तकनीक हो सकती थी। कांग्रेस इसे क्यों नहीं मानेगी, इसे समझना बिल्कुल आसान है। आज तक किसी भी चुनाव में कांग्रेस इसलिए नहीं जीती क्योंकि कांग्रेस ने कुछ किया था। कांग्रेस इसलिए जीतती है क्योंकि उसके विरोधियों ने कुछ नहीं किया। इंदिरा गांधी आपातकाल के बाद जब हारती हैं तो कुछ करके अगली बार जनता पार्टी से नहीं जीत जाती। जनता पार्टी आपसी कलह से खत्म हो गई इसलिए जीती थी। ऐसे ही राजीव गांधी कुछ करके नहीं जीतते। पहली बार वो इंदिरा गांधी की हत्या से मिले सिंपैथी वोट से जीते थे। फिर VP सिंह की सरकार मंडल कमंडल की वजह से खुद गिर गई। चंद्रशेखर नाकाम रहे। कांग्रेस ने कुछ नया नहीं किया। देवेगौड़ा गुजराल कमजोर नेता थे तो उन्हें हटाकर जनता नरसिम्हा राव को ले आई। वाजपेयी की सरकार एक वोट से गिर गई और कांग्रेस गठबंधन को मौका मिल गया। कांग्रेस ने कभी कुछ किया नहीं, वो इस बार भी कुछ करेगी ऐसी उम्मीद करना शायद प्रशांत किशोर की गलतफहमी थी। संभवतः नाकामी के बाद वो भी दूर हो गई होगी। अभी के वीडियो में हम लोगों ने आधा हिस्सा ही देखा है। इस वीडियो के अगले भाग में हम सोशल मीडिया के इस्तेमाल और योगदान पर बात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आपके सुझाव और आपके प्रश्न आप कमेंट में छोड़ सकते हैं।
हम लोग इस वीडियो के अगले भाग में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।